नमस्कार अभिवादन, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली एक बार फिर बहस के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही हालिया फैसले पर स्टे लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या अदालत को लगा कि 100 मीटर वाली नई परिभाषा कहीं पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा तो नहीं बन रही? क्या अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला को सिर्फ ऊंचाई के पैमाने से मापना ठीक रहेगा? अगर पहाड़ों की पहचान मीटरों में तय होगी तो फिर जो उनका इको तंत्र है, पारिस्थितिकी है, जल संरक्षण है और जैव विविधता का क्या होगा? आरोप यह भी है कि नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे अंधाधुंध खनन होगा। जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं या जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो अकूत संपत्ति तो कमाएंगे, लेकिन पर्यावरण बचेगा नहीं। तो क्या यह फैसला पर्यावरण के हित में था या विकास और रियल एस्टेट के रास्ते खोलने की तैयारी भी? ऐसी तमाम आरोप लगे थे कि सरकार इसके पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले पर रोक लगा दी है। तो क्या यह पर्यावरण की जीत है या फिर सिस्टम की उस जल्दबाजी की स्वीकारोक्ति जिसमें दूरगामी असर को ठीक से नहीं परखा, ना ही जांचा? एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अरावली कमज़ोर हुई है तो उसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी, मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या थार के मरुस्थल के जो विस्तार का खतरा फिर से एक बार खड़ा हो सकता है? आज बहस यह है कि विकास की रेखा कहाँ तक खींची जाए और प्रकृति को, नेचर को, पर्यावरण को कितना पीछे ढकेला जाए। क्या ये फैसला फाइलों की सुविधाओं से होंगे, फाइलों की सुविधा से होंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियों की सांसों, उनकी ज़रूरतों को देखकर? तो मंथन आज इसी पर। तो कुल मिलाकर ये आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वास्तव में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं, क्या नहीं कही। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो ज़रा ग्राफिकल एलिमेंट सामने लाया जाए जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, उसको सामने रखा जाए, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का अगर जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर वो आप रख सकें तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सचिन पायलट हैं। सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर नई परिभाषा पर रोक लगाने का निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई परिभाषा से अरावली पर्वत के संरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था, ऐसा सचिन पायलट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रिएक्शंस आने लगे हैं। दो और रिएक्शन आप सुनिए। जो भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक हरियाणा के और एक राजस्थान के। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज स्टे किया है, अब आप नए सिरे से पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अभियान के दरमियान चाहे डीपी बदलने का अभियान हो और चाहे वो अरावली को लेके जो इशू बनाया पब्लिक ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, छात्रों ने, युवाओं ने, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सो मोटर्स सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है फैसले का, क्योंकि हर प्रदेश में जनता की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी। अभी हरियाणा विधानसभा का जो सेशन था उसमें हमने इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस मंजूर नहीं किया सरकार ने। लेकिन खड़ा होकर हमने एक ही बात कही थी उस टाइम, भाई हरियाणा सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड करे, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड लिया था,
क्योंकि हरियाणा, ये अरावली जो है हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं, और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सो मट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की कहा है विशेषज्ञों की, ये ज़रूरी था और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट, वो अरावली को बचाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है उसको जरा फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए कि मसला क्या है। ये 20 नवंबर का जो आदेश है उसमें कहा गया था कि किसी इलाके में वही भू आकृति अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास की ज़मीन से 100 मीटर से ज़्यादा हो, साथ ही 500 मीटर के भीतर मौजूद ऐसी पहाड़ियों के समूह को ही अरावली रेंज माना जाएगा, ये था। लेकिन कोर्ट ने अब आज पूछा है कि आज जो निर्णय दिया है, जो बातें कहीं स्टे करते हुए इस पुराने आदेश, कोर्ट की कुछ परिणामी परिस्थितियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसकी स्पष्टता जरूरी है। अरावली पहाड़ियों से जुड़े जो आदेश है उसको लागू नहीं किया सकता। फॉरवर्ड कमेटी गठित होगी जो खनन के पर्यावरणीय असर पर अपना प्रकाश डालेगी। तो अरावली फैसले पर सुप्रीम स्टे और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले को एक तरीके से रिवीजन किया है उसका, या जो पुराना जो डायरेक्शन था वो क्या जल्दबाजी में हो गया था, बहुत सारे इस तरीके के सवाल और बिंदु उठ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रीति शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आदित्य मित्तल साहब पूर्व जज हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष गर्ग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एकता सिंह पर्यावरणविद हैं और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक लंबा चौड़ा और जानकार लोगों का पैनल। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों को, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और पर्यावरण, तमाम पर्यावरणवादी आज इसको अपनी जीत मान रहे हैं। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इसे मानता हूं कि एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अरावली को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही थी तो लग रहा था कि सब कुछ विध्वंस हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कानून का राज इस देश में है, और वो एक तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चीज़ों को लिया और उन्होंने कहा कि जो पूर्व का फैसला है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो इसको लेकर बहुत प्रसन्नता हमें लगता है कि शायद ये भारत के कोई नागरिक जो हो, जो वास्तव में जल जंगल ज़मीन या एनवायरनमेंट की चिंता करता हो, और एनवायरनमेंट वो चीज़ है, वो कोई सरकार का विषय नहीं है, किसी कोर्ट का विषय नहीं है, वो आम आदमी का, हमारे आप का विषय है, हमारी पीढ़ियों का विषय है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य का विषय है। दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति सिंह, सीधे आपके ही पास आ रहे हैं और इस पूरे जो मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख को क्या हुआ था और आज क्या हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी त्रुटि हो गई थी जिसको सुधारा गया, लेकिन ये अचानक जो ये ट्रांजिशन है ये क्यों नज़र आया? दीप्ति सिंह, अनम्यूट करिए। ठीक है, अभी आई आवाज में? हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। जी, देखिए, जिस तरीके से पहले इसके ऊपर बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट को जो विशेषज्ञ थे उनकी बात को उन्होंने माना था, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा इस पे ये नहीं सोचा था कि इतना हो हल्ला बरपेगा और इस तरीके से लोग सड़कों पे उतर आएंगे और अरावली के ऊपर इतनी बात होगी, क्योंकि उस समय जो दलील दी गई थी वो विकास की बात की गई थी और सब कहा गया था कि ठीक है, 100 मीटर से जो नीचे के पहाड़ हैं वो कहीं यहाँ की हवा को, प्रदूषित हवा को रोक कर रखती है, जो पहली बात हुई थी। अब सेकेंड टाइम पे जो बात हुई है ये है कि यही वो पहाड़ है जिससे कि दिल्ली के आसपास के एरियाज में, एनसीआर में आपको पानी और साफ हवा या यहाँ की जो लाइफ है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो विकास के नाम पे विनाश ना हो, इस बात को इस बार ज्यादा ध्यान दिया गया है और स्टेटस को इन्हीं बात पे मिला। अभी भी ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये खारिज कर दी गई है, अरावली विवाद अभी भी है और अभी जो नेक्स्ट डेट आने वाला है उस पे आंसर मांगा गया है। और अगली, प्रीति जी, अगली डेट कब है? और जो आज का जो कुछ हुआ, इसे फैसला कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे, स्टे कहेंगे, ये क्या है? स्टे है जी, ये स्टे है, अभी इसको स्टे मानिए और इस पे जो अगला डेट है ये जनवरी का है, 21 जनवरी।
21 21 जनवरी जनवरी है। जी। जी, तो 21 जनवरी को जो होगा उसमें यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से आंसर मांगा गया है और इसमें ये बोला गया, उनके लॉयर सब आएंगे और इसमें आंसर करेंगे कि जो अब जो लोगों का विवाद है कि विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पे इनका क्या कहना है। अच्छा, और इसमें इसके बाद इसमें दीप्ति जी, इसको भी ये किन लोगों का विवाद है? ये कौन लोग अचानक आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इससे हवा प्रदूषित रुक जाएगी, फिर कौन लोग वो आ जाते हैं जो कहते हैं कि ना 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 अब तो इससे बहुत हो जाएगी? देखिए, क्या चल रहा है देश में, ये क्या चल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इस बार क्या हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ में कहीं नहीं था, पर ये सोशल मीडिया में हर तरफ था और लोग सड़कों पे उतर आए थे और ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला। ये भी नहीं पता चला कि कहीं पे कोई ऐसी बात हो रही है, लेकिन हज़ारों लोगों के हुजूम को रोक पाना मुश्किल था और इसी वजह से सोशल मीडिया के हिसाब से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे खुद ही सीजेआई ने अपने सामने ये जो केस है इसको सामने लेकर आए और इसमें बुलाया कि इसमें जिस तरीके की चल रही है बातें, उसमें अपने से फिर से जवाब दाखिल करिए और ये सारी चीजें नए सिरे से शुरू हुई। जो पहले कहा गया था 100 मीटर के नीचे के पहाड़ को खुदाई करके और जितने भी तरीके से जो भी करना है, क्योंकि देखिए विकास के नाम पे, क्योंकि आजकल हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर जगह यहाँ पे बहुत सारे निर्माण के कार्य चल रहे हैं और निर्माण का कार्य जहां भी चलता है प्रदूषण अपने आप वहां पे लेवल से ऊपर पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, जैसे मिट्टी गारे का जो धूल है, कटाई से काफी चीजें निकलती है, जिसपे जब लोगों ने हल्ला हंगामा मचाया है तब कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर खुद को बुलाया। इसलिए इस बार ये नहीं कह सकते कि ये पीआईएल डला है, पहले था, लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार खुद से सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कहीं पिछला जो इनका आदेश था ये कहीं विनाश का कारण ना बन जाए और इस वजह से पार्टीज को बुलाया है और दोबारा से इसके ऊपर बात करने के लिए 21 जनवरी की डेट दी गई है। जी, हेलो। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी दीप्ति जी ने कही है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। इस बीच एक और मेहमान जाने माने पत्रकार समीर आत्मज मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका समीर जी। और समीर जी, एक देश में लंबे समय तक जो ज़मीन पर उतरकर तमाम रिपोर्ट्स करते रहे हैं, बीबीसी में एक बड़ी जिम्मेदारी में थे वो, और अभी भी हाल में वो बांदा गए थे तो उन्होंने वहाँ बांदा उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ बहुत खनिज और खनन के मामले को देखा और एक रिपोर्ट भी उनकी बड़ी इस वक्त चर्चा में। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद, आभार वक्त देने के लिए। जस्टिस मित्तल की तरफ मैं रुख करूँगा। जस्टिस मित्तल, ये तो बड़ा घमंजा लग रहा है भाई। अचानक कुछ लोग प्रकट होते हैं, कहते हैं कि अरावली पहाड़ियों से प्रदूषण रुक रहा है, उनको काट दीजिए तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो एक ऐसा आदेश प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश की जनता जब तक सर नहीं पटकेगी, जगह जगह लोग निकलेंगे नहीं, तो किसी चीज़ को हवा ही नहीं लगेगी देश को कि कहाँ क्या हो रहा है अंडर द टेबल। और हमें अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए पहले हमें 1 महीने की छुट्टी अपने कामकाज से लेकर और पहले सब लोगों को जुट जाना पड़ेगा। ये हो क्या रहा है इस देश में, और ये न्यायालय की चौखट में जाके भी इस तरह के आदेश पास हो रहे हैं। जस्टिस मित्तल, देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले को लेकर के भी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अवैध खनन के व्यापार में लिप्त रहती है, और हम जब तक पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व हमारी गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वो नहीं उसको उठाती है क्योंकि उसके पास शक्ति है, तो जब तक ये पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता। और आज हम दिल्ली की हालत देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ा हुआ है। तो मैं तो इसे बड़े दुर्भाग्य का विषय मानता हूं कि इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी का। नाम नहीं सुना मैंने, उनको रिपोर्ट किया है, उनके मैंने दर्जनों इंटरव्यू किए हैं, चिपको आंदोलन वाले दर्जनों जी। तो चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे विंध्याचल पर्वत हो, चाहे अरावली पर्वत हो, सभी पर्वतों की सुरक्षा, सभी पहाड़ों की सुरक्षा, सभी कहना चाहिए उनके जो पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करना न केवल हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है, बल्कि सभी सरकारों का। और मैं फिर वही कहूंगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये बात न्यायालय तक पहुंची है। राज्य सरकार कहां सो रही थी? केंद्र सरकार क्यों नहीं करती इसमें? पर जैसा आपने अभी जिक्र किया बांदा का, बांदा हो, मुरैना हो,
कोई भी एरिया हो, पूरे देश में मिर्जापुर अवैध देखिए, खनन, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, मिर्जापुर मध्य प्रदेश है में, जी, तमाम मैं जगह देखिए, अगर कोई जी विरोध करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसको कुचल कर मार डाला जाता है। ये हालत है। मार डाला जाता है। तो और जी, जस्टिस मित्तल, मेरा मेरा सवाल भी ये ये नहीं कहना है है। कि हम सैद्धांतिक रूप से ये बहुत अच्छी बातें हैं, हम इसको मान रहे हैं कि भाई सैद्धांतिक रूप से जो सारी बातें हम लोग कह रहे जी हैं बहुत अच्छी बात है जस्टिस मित्तल, लेकिन जी मैं ये कह रहा जी हूं कि अभी जो सरकारें हैं वो आड़ ले रही थी कि साहब मेरा तो कुछ नहीं है, हम लोग तो निर्दोष लोग हैं, हम तो पर्यावरण के विरोध में नहीं रहते, हम तो पर्यावरणवादी हैं, बड़ी अच्छी सरकार है ये, और है भी अच्छी, हम इसको मानते हैं भाई, सैद्धांतिक रूप से मान रहे हैं कि अच्छी सरकार है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की आड़ लेके कह रहे भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसी बात को कि भाई 100 मीटर तक की पहाड़ियां अरावली नहीं है, तो फिर आप उसका खनन कीजिए, उसको खोद डालिए, उसको जमींदोज कर दीजिए। ये तो कहिए, मैं बधाई देता हूं राजस्थान के लोगों को जो वास्तव में जिंदा कौमें हैं, जी वो सड़क पर निकला है, उन्होंने कहा कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, अरावली को बचाएंगे। और वहां जो जेनजी का पोस्टर लहरा गया ना, मुझे लगता है वो सब मसला है, गंभीर मामला है जस्टिस मित्तल। और कोर्ट कैसे गुमराह हो जाते हैं जस्टिस मित्तल, कोई गलत व्यक्ति गलत तरीके से तथ्य कैसे रख जाते हैं कोर्ट के सामने, और अगर ये साबित हो जाए कि फला व्यक्ति ने गलत तथ्य रख के कोर्ट को गुमराह किया, तो उसको कोर्ट क्यों नहीं टांग देता नीम के पेड़ में उठा के जस्टिस देखिए, मित्तल। जहां तक राजस्थान की जनता का प्रश्न है, मैं राजस्थान की जनता को हृदय से नमन करता हूं कि न केवल वो पर्यावरण को सुरक्षा दे रही है, वो वन्य जीवों को भी सुरक्षा दे रही है। राजस्थान में आप किसी बहुत वन्य दिनों जीव से को मार नहीं सकते। सलमान खान का केस जी सभी को याद है, सलमान खान जी का केस सभी जी को याद है। तो प्रश्न ये है कि इसमें देखिए, एक सांकेतिक खनन तो जरूरी है। हमारा जितना भी निर्माण कार्य है उसके लिए बालू भी चाहिए, उसके लिए पत्थर भी चाहिए, परंतु इसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है कि इसमें रेखा कहाँ खींची जाए, किसको आप मिनिमम खनन कह सकते हैं और किसको आप मैक्सिमम खनन कह सकते हैं। परंतु ये बुराई पूरे देश में है, इसको मिटना चाहिए और जस्टिस पर्यावरण को मित्तल सुरक्षित सर, रखना जस्टिस चाहिए, मित्तल वरना सर, मानव ये जाति। बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वो नियम कायदे बनाए। मैं कोर्ट की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, जज रहे हैं। कोर्ट को जी लोग कैसे गुमराह कर ले जाते हैं, और कोर्ट से ऐसा मनमाफी का आदेश हो भी जाता है, कैसे हो जाता है जस्टिस? नहीं, देखिए कोर्ट, हाँ देखिए, कोर्ट जो चलती है वो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत जो तथ्य सामने आए तो हैं 20 उन तारीख का पर जो अपना आदेश निर्णय था देती है। जस्टिस, 20 तारीख का जो आदेश था जस्टिस मित्तल, जी वो क्या दोनों पक्षों को नहीं सुना गया था, और फिर आज इसको स्टे क्यों किया गया? हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें सुप्रीम जन कोर्ट को दबाव, अपने कहीं जन निर्णय दबाव, की पुनर्विवेचना। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जनता, ये जो इन लोगों ने कारनामा किया है ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये देखा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और सुप्रीम कोर्ट का ये कदम स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में सुनवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट भी जनभावना के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि ये मामला किसी कानून से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला जनभावना से, ठीक है, इसके जो पर्यावरण से, इकोलॉजिकल सिस्टम से, सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समीर आत्मज मिश्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी हाल में आपने कई रिपोर्ट्स की हैं और उत्तर प्रदेश का कई सिनेरियो दिखाया है। बहुत बुरी हालत है इस देश में, खनन माफिया इतना भयंकर, उस पर कोई बात ही नहीं करती कोई सरकारें, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू वाइट में उनके पास जाता है, ब्लैक में तो पता नहीं, अथाह बिल्कुल गदर हो गया है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप देश दुनिया में आपने काम किया है, मिश्र जी। पहली बात तो यही है कि बहुत इसको एक प्रशंसनीय कदम कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, कि उसको ये महसूस हुआ कि गलत फैसला हो गया है, तो स्वतः संज्ञान लिया कि इसको लेकर इतना अगर विरोध हो रहा है, पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पहाड़ी जो अरावली पर्वत और उसको किस तरीके से उसके स्वरूप को चेंज करने की कोशिश की गई। कई बार हम लोग ये देखते हैं, आप जैसे बांदा का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी पूरे बुंदेलखंड का जिक्र वहां हम लोगों ने देखा भी और अक्सर जाते रहते हैं हम लोग। कई ऐसे पहाड़ वहां पर खनन होना चाहिए, जस्टिस मित्तल साहब सही कह रहे हैं, निश्चित तौर पर खनन होना चाहिए, जरूरतें हैं,
लेकिन इसकी पहचान की जानी चाहिए कि कहाँ इस खनन से बहुत ज्यादा पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। जो अरावली की पहाड़ियां हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वो फैली हुई है, हरियाणा में और कई राज्यों में, ये पहाड़ियां सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। और इनकी वजह से जो पूरा एक गर्म हवाएं आ रही हैं, रेगिस्तानी हवाएं, उनसे पूरे देश को इसने, बाकी हिस्से को जिसको हम शेष भारत कहते हैं, उसको रोके रखा है। ऐसा नहीं कि अब वो घिसकर छोटी हो गई है, हिमालय पर्वत उसकी तुलना में बहुत नई श्रृंखला है। तो इनकी इनकी अपनी उपयोगिता है यहाँ के जीवन के लिए, आप उसको खत्म कर दे रहे हैं। और मुझे तो मैं बड़ा हैरान था कि किसी मीडिया कर्मी ने ये कहा कि इसी की वजह से यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ, वायु देश के एक प्रदूषण बहुत हो बड़े रहा है। संपादक, एक देश के बहुत जो बड़े भी संपादक। रहे हो, लेकिन इसमें उनको थोड़ा सा ज्योग्राफी और थोड़ा सा इकोलॉजी चाहिए। अगर इस तरह की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी कर रहा हो, बड़ा संपादक हो, छोटा संपादक, अगर वो एक सार्वजनिक मंच पर, ऐसे मंच पर जहां से उसको हर बहुत सारे लोग सुन रहे हो और देख रहे हो, तो गंभीरता के साथ, तथ्यों के साथ बातचीत करनी चाहिए। पर यहां कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो सरकार का समर्थन करना है कि विरोध करना है, इस पर तय होती है। सरकार और समीर अगर जी, ये मुख्य धारा के मीडिया ने तो इसको एक तरीके से अछूत मान लिया था, इस मुद्दे को छू ही नहीं जी, रहा था। बिल्कुल। ये तो वही सोशल कह- मीडिया की ताकत है, डिजिटल मीडिया की ताकत है कि आज ये अंजाम हुआ इसका। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि यहां अगर सरकार ने कह दिया कि ये होना है, तो एक मीडिया का एक वर्ग है कि उसी को कहने लगता है बस यही होना चाहिए। ये चीज ठीक नहीं है, उसको उसके जो गुण दोष है उस आधार पर तय होना चाहिए। रही बात ये खनन की, आप 100 मीटर में तय कर देंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये 100 मीटर का अगर मापदंड होगा तो दिल्ली में तो मुझे लगता है कहीं अरावली दिखेगी ही नहीं। लेकिन उस अरावली का, उसका उसका जो इस इकोसिस्टम में महत्व है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वहां लाख बहुत सारे मिनरल्स दबे हों, लेकिन मिनरल्स दबे होने से आप निकाल लेंगे, उनसे कुछ आपको आर्थिक लाभ हो जाएगा, देश को आर्थिक लाभ हो जाएगा। मैं मान रहा हूं कि नहीं किसी व्यक्तिगत, किसी उद्योगपति को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर देश को ही आर्थिक लाभ हो जाए, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा दुर्गेन जी, इसी संदर्भ में, अरावली के संदर्भ में, हिमालय के में हम लोग देख रहे हैं पिछले करीब 1.5 दशक से वहां भयावह जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, वो प्राकृतिक आपदा जितनी है उससे ज्यादा वो मैन मेड है, मानव निर्मित है। हम लोगों ने खुद देखा है। अभी मैं पिछले साल वहां हिमाचल पालमपुर गया था, मैं देख रहा था कि इतनी चौड़ी हाईवे वहां पूरी की पूरी पहाड़ियां काट कर आप बनाए दे रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप उन पहाड़ों को बनाकर करेंगे क्या। वहां पहाड़ों को काटकर आप उसको जब मैदान बद्रीनाथ का देखिए, बद्रीनाथ का ऑल वेदर, जो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है ऑल वेदर रोड, वहां पहाड़ियां गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं हर साल, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। तो ये सारी चीजें, खनिज का जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन दोहन इस स्तर तक ना हो कि हम अपने पूरे पर्यावरण को ही नष्ट कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो कुछ हुआ, एक अवेयरनेस लोगों ने, जो आपने भी कहा अभी कि राजस्थान के लोगों को यहां पर धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि शायद उससे गलती हो गई है, उसने भी संज्ञान लिया और अब सबको नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि आप इस पर तथ्य लाइए, बहुत सारी बातें, मेरे ख्याल से शायद 20 जनवरी की तारीख रखी गई है, 21 तारीख 21 जनवरी की। तो 21 जनवरी को सुनवाई होगी और जो ये 100 मीटर का मापदंड तय किया गया है, इसको लेकर भी बात आएगी। पर एक बड़ा, एक कहेंगे कि इसको एक बड़ी नजीर पेश की गई है कि कम से कम पर्यावरण को लेकर चिंता हर स्तर पर जताई गई। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए कि पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमें किस स्तर तक करना है, हमको ये तय करना होगा। उसी बांदा में जहां हम लोग जिक्र कर रहे हैं, पूरे बुंदेलखंड में तमाम पहाड़ उनको काट दिया गया, वहां आप गड्ढे बन गए हैं। आप बुंदेलखंड में तो आपने कई रिपोर्ट्स की हैं, पूरे बुंदेलखंड में घूम घूम कर बहुत सारी रिपोर्ट्स की आपने वहां पर। बुंदेलखंड हम जानते ही इसीलिए है कि वो सूखे की मार सह रहा है जी। बुंदेलखंड की पहचान यही हो गई है कि वो सूखे की मार सह रहा है। जबकि आपको बताएं, इतिहास में अगर आप जाएं तो बुंदेलखंड की पहचान, वो एरिया भौगोलिक रूप से वो सूखे वाला प्रभावित रहा है, लेकिन वो अपने जल संसाधन को किस तरीके से उसने बचाया है, इसके लिए जाना जाता है। वहां जो वाटर रिजर्वायर्स वहां बनाए गए, महोबा को झीलों का शहर कहते थे, वहां पे झीलें हुआ करती थी।
बहुत आज सारी हम लोगों स्थितियां। ने उसकी पहचान बना दी है कि वो सूखाग्रस्त इलाका जो है, तो इनके लिए कोई और दोषी नहीं है, खुद मनुष्य है, हम लोग हैं। और हम लोग अगर अभी भी नहीं चेतते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, बड़ा सवाल है, इस पर विचार होना चाहिए। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समीर आत्मज मिश्र जी ने कही कि वास्तव में इस पर विचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत हो रही है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि अब अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या सबको झंडा उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा? सही बात को सही करने के लिए, कहने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इस देश में बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। उन पर अगर कोई सोशल मीडिया पे बात करता है तो उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अब मुख्यधारा के मीडिया को तो इनसे चिंता ही नहीं। आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे शायद कोई एक दो लोग इस तरह इस पर आज चर्चा कर रहे हो इस विषय पर। तो मुझे लगता है मीडिया को भी गंभीर होना चाहिए, और खास तौर पर मुख्यधारा के मीडिया को। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर जो देश भर में आंदोलन चल रहा था, युवाओं ने मसाल हाथ में थाम ली थी, खासतौर पर राजस्थान के युवाओं ने, और उन्होंने बता दिया कि हमें अरावली बचाना ही है, बचाकर रहेंगे। ये तस्वीरें हैं पिछले दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, जबरदस्त आंदोलन। और इस आंदोलन में जब जेनजी के बोर्ड दिखने लगे और वहाँ के युवा जो 16 साल से लेकर और 28-30 साल तक के लोग थे, वो जब मैदान में उतर आए, महिलाएं मैदान में उतर आई, उन्होंने कहा कि हम आन बान शान का सवाल है, हम अरावली बचा कर रहेंगे। उसके बाद कहीं कोई सरकारी स्तर पर या किसी स्तर पर यह कहकर सब मामले को टाला जाता रहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है, जस्टिस सूर्यकांत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया और स्वमोटो लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की और स्टे दे दिया। इसके बाद अब 21 तारीख को जो जनवरी की है, नए साल में सुनवाई होगी और ये तय होगा नए सिरे से कि क्या 100 मीटर तक की जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं वो अरावली हैं कि नहीं है, और इनको क्या खत्म किया जाना चाहिए। बहुत सारे इस तरीके के सवाल हैं। तो सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। आशीष गर्ग एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आशीष जी, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? नमस्कार आप सबका। और देखिए, ये फैसला जो आया है, मुझे लगता है कि ये केवल एक स्टे है। देखिए, अभी कोई इसमें निर्णय नहीं है, ये केवल एक जो पिछला 20 नवंबर का फैसला था उस पर रोक लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी ये की है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं अभी, तो हम एक हाई पावर कमेटी इसमें बिठा के इसके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके इसमें सही जो ओपिनियन उसको रखेंगे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये निर्णय पूरा पलट दिया गया है। लेकिन मेरा ये इसमें बहुत मानना ये है, देखिए, कि जो पहली डेफिनेशन हमने जो 100 मीटर या अरावली रेंज को हमने 500 मीटर में जो डिफाइन किया था, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। हम किसी भी प्राकृतिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते जी। ये तो ऐसे ही हो गया कि हिमालय में कल हम ये बता दें ग्लेशियर यहाँ तक रहेंगे, इसके बाद ग्लेशियर नहीं रहेंगे, हम उन्हें पिघला देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। आपको हर चीज केस टू केस बेसिस लेनी पड़ेगी। यदि हमें लगता है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो ईवीज बन रही है, लिथियम है वहां पर, कॉपर है, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, तो उनको किस तरीके से सस्टेनेबली हम उनको बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यही हमारे देश की, मुझे लगता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जो फ्रेटर्निटी है उसको आगे आना पड़ेगा, और किस तरीके से इसको सस्टेनेबली हार्नेस किया जाए वो एक समय की मांग है। तो इस पे हम लोग बात शायद नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक ओपिनियन बना के बैठ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो अभी आपने बहुत अच्छी तरह बताया भी कि कोई ये बता रहा था कि ये पहाड़ उस पॉल्यूशन को रोक रहे हैं तो इसलिए पहाड़ों को ही हटा दिया जाए, तो ये तो निहायत मूर्खता वाली बात थी। इसका मतलब तो ये है, कल इसी बेसिस पे यदि हिमालय की वजह से कुछ तूफान आते हैं या वहाँ बर्फीले कुछ होते हैं, नदियां आ जाती हैं, तो क्या हम हिमालय को हटा देंगे? तो इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है हमारा, और नेचर ने जैसा भी जो भी हमारा एक बना है पूरा सेटअप, ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हम इसी की वजह से जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियां हमारी इसी वजह से जीवित है। पॉल्यूशन यदि वहां ज्यादा है तो पॉल्यूशन के जो कारण है उन पे सरकार को काम करना चाहिए।
और ये डिसीजन मेरे हिसाब से जो आज आया, ये भी मैं इसको लेके अभी स्केप्टिक हूँ बहुत। मुझे नहीं मालूम कि अभी आने वाली हाई पावर कमेटी क्या डिसाइड करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 100 मीटर और या 500 मीटर की जो बात बताई है, इसे बिल्कुल हटाया जाए। एक जो इसमें एक बहुत बड़ा खदान जो मुझे लगता है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स को निकाल लेना चाहिए, वो हमारे क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो चीजें हैं उनमें बहुत काम आएंगी। लेकिन ये जो ग्रेनाइट और मार्बल और ये दुनिया भर का जो सैंड वगैरह ये निकाल रहे हैं, अब हमारा एक रिसाइकिल, दुर्गेन जी, इसका जमाना आ गया है कि हम रिसाइकिल मटेरियल्स को यूज करें। जो हमारे डिमोलिशन हो रहा है उसी मटेरियल को डिफरेंट ग्रेड्स में करके हम सैंड की डस्ट यूज करते हैं, एग्रीगेट की जगह इन्हीं को तोड़ के जो है उसको यूज करते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक यूज करते हैं। तो अभी हमें खनन से शिफ्ट होके जो रिसाइकिल मटेरियल की तरफ आना पड़ेगा, और इसमें काम हो भी रहा है। काफी अच्छे रूल्स बने 2000 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2016 में, ये सब उसमें समाहित है। तो मेरा केवल पॉइंट ये है कि इस समय हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। पर्यावरण, अभी तक डेवलपमेंट हमारा हावी था पर्यावरण पे, अब हमें पर्यावरण को वापस उसी पोजीशन में यदि हमें लाना है, बैलेंस बनाना है, तो पर्यावरण को बहुत आगे रख के चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो बहुत निहायत जरूरी है उसे करना पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण सबसे आगे रहना पड़ेगा। डेवलपमेंट को हमें थोड़ी सी लगाम कसनी। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर ने, आशीष जी ने। दीप्ति सिंह अभी हमारे साथ थी, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस मसले को देखा है। और स्व मोटोलिया, एकता सिंह पर्यावरणविद है। एकता, क्या अब इस तरीके की चीज़ें जब तक यूथ नहीं आएगा मैदान में, आप सब झंडा उठाइए, तभी कहीं सुनवाई होगी? देखिए, स्थितियां वैसी ही हो गई हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुत एक्सपर्ट्स कमेटी होती हैं, और इन एक्सपर्ट कमिटीज के होने के बावजूद अगर सरकार इस तरीके के बचकाने फैसले लेता है कि अरावली जैसे पहाड़ों के लिए कुछ एक 100 मीटर के दायरे में उसको सीमित कर दे, इस तरह की परिभाषा उसको गढ़ दे, तो ये बहुत हंसी आती है कि किस तरीके के एक्सपर्ट है उनके पास, किस तरह की पर्यावरण की सोच है, क्या आइडिया ऑफ डेवलपमेंट उनका है। अभी पैनल में बैठे साथी डिस्कस कर रहे थे कि तय करना होगा, एक लकीर तो खींचनी पड़ेगी। देखिए, हमें चुनाव करना पड़ेगा इस डेवलपमेंट की। भारत की अपनी परिभाषा क्या होगी? दुनिया में डेवलपमेंट को कई अलग देशों ने अलग अलग तरीके से चुनाव किया है कि उनको किस तरफ आगे बढ़ना और कैसा होना है। उनका जो इंडेक्स है वो जीडीपी को देख रहे हैं, हैप्पीनेस को देख रहे हैं, ग्रीनरी को देख रहे हैं, इकोलॉजी के सेंसिटिवनेस को देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? भारत को भी चुनाव करना पड़ेगा कि अगर हम गांधी की बातों में जाएं, उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी जो है सबकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त है, एक पृथ्वी पर्याप्त है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लालच पूरी करने के लिए ऐसी 3 पृथ्वियां कम पड़ जाएंगी, और हम उसी रास्ते पे दौड़ रहे हैं। हमारी लालच इतनी बढ़ती जा रही है। गांधी जी की ये बातें कहाँ डिस्कस होती हैं? पूरे टाइम 24 घंटे चलता रहता था कि गांधी ने पाकिस्तान बनवा दिया। इसके अलावा नई पीढ़ी को क्या पता है? गांधी ने ये भी बोला है, अगर युवा पर्यावरणविद एकता सिंह इस बात को बता रही हैं तो मैं तो आपको सलाम करूंगा कि आप पढ़ती लिखती हैं। हाँ। इस देश की नई पीढ़ी को यह बताया जा रहा है गांधी जी ने बहुत खराब आदमी थे गांधी जी, उनकी लंबी लकीर को मिटाने का कुचक्र चल रहा है इस देश में। बिल्कुल, लेकिन अगर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा हम बाहर निकले और जिस तरीके से जनता आई, क्योंकि उन्होंने देखा वो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि विकास से क्या हो रहा है, उससे बाहर निकल के उन्होंने देखा कि जिन जगहों पे अरावली की उन क्षेत्रों में जहां पे खनन हो चुका है 2000 फीट नीचे पानी चला गया है। उन्होंने इस डेवलपमेंट को जब अपनी नजरों से देखा तो 30 लाख लोग पूरे देश भर से निकल के आना, दुनिया के दूसरे देशों से भी इस कैंपेन में शामिल होना, कहीं ना कहीं उसने ही ये प्रेशर बिल्ड किया कि अरावली को बचाने के लिए कोर्ट ने अपने ही फैसले पे फिर से विचार किया और इस कमेटी को गठन करने की बात की, और पुराने जो रिपोर्ट है उसका विश्लेषण करने की बात की कि उसको फिर से रिविजिट किया जाए। तो ये एक बड़ी मुझे लग रहा है जनता की ताकत है, और कहीं ना कहीं फिर से लौट के उस जनता की ताकत पे ही जाना पड़ेगा जो किसान आंदोलन में उन्होंने ये बात रखी कि भाई भोजन होगा तभी उस विकास का कोई मतलब है। कोई तो लाइन खींचनी होगी कि हमें अगर विकास करना है और उस विकास ने हमें कहाँ पहुंचाया है उसका भी हमें कोई ना कोई चेक जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से अगर हम ये विकास कर रहे हैं
तो अमीरी और गरीबी की खाई को हमने कितना पाटा है? क्या उसका कोई सर्वे हुआ है कि हमारे देश में जो अमीर हैं उनकी बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है, और जो गरीब हैं, आज ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर जो है वो 20-22 से नीचे चला गया है, 16-17 आ गया है, और लोग ठंड में कुड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ही अपना जो गठन किया हुआ निर्णय है कि जिसमें शीतलहर में बचाने के लिए उनके लिए कुछ घर बनाए जाएंगे। आप देख लीजिए, सब सड़कों पे लेटे हुए हैं, कुछ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें तय करना होगा कि डेवलपमेंट किसका है? क्या उन 2-4 चंद लोगों का है जिनके लिए वहां कॉलोनीज बसाई जा रही है? और इसके बाद फिर क्या होगा? ठीक जब बात है। अरावली ये खत्म हो एक जाएगी, अहम जब सवाल मध्य है। प्रदेश में सिंगरौली एकता जैसे सिंह जंगल खत्म हो जाएंगे। एकता सिंह, जी। ये अहम सवाल है। प्रीति भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रीति शर्मा जी, उनके तरफ जाऊंगा। प्रीति शर्मा जी, बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें सरकार रिवीजन में चली जाती है कि साहब ये कुछ जनहित में नहीं, गड़बड़ है। इसमें कहाँ सब सोते रहे एक्सपर्ट और सारे लोग और कानूनी टीम? इसमें रिवीजन में क्यों नहीं गए वो? इसमें क्यों नहीं अपील की कि साहब ये तो बहुत गड़बड़ निर्णय हो गया है? या फिर इसी की आड़ में कोई खेल चल रहा था? प्रीति शर्मा। दुर्गेश जी, ऐसा कोई खेल नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं मैं। और हम आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सुमोटो संज्ञान लिया। संज्ञान लेना इसलिए आवश्यक था कि उन्हीं के निर्णय को जिस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा था, 29 पेज के निर्णय में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि उन्होंने खनन को परमिशन दे दी हो। और जो रिकमेंडेशन हुए थे कमेटी में, उस कमेटी के रिकमेंडेशन में ये साफ लिखा हुआ था कि कहां कहां आपको प्रोहिबिट करना होगा। उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि माइनिंग को रोकना होगा, पट्टों को रोकना होगा। और जो 100 मीटर की परिभाषा की जो बार बार बात की जा रही है, ये 100 मीटर की परिभाषा केंद्र सरकार अभी नहीं लेकर आई थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1985 से ये रिट चल रही थी, और ये जो 100 मीटर की परिभाषा थी 1968 में, जो ये 29 पेज का जजमेंट मेरे हाथ में है, इसमें साफ लिखा हुआ है रिचर्ड मर्फी। अच्छा, ये भी नेहरू जी का मामला है? नेहरू जी का मामला ये भी है? आइडेंटिफाइड नेहरू जी के जमाने का है क्या ये भी? दुर्गे जी सुन लीजिए पहले। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि नेहरू जी के जमाने का है क्या ये? भाई इतना पूछ रहा हूँ। उन्होंने क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और केवल राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां पर अरावली को डिफाइन किया गया था। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल राजस्थान में तो आती नहीं है, 4 राज्यों से होकर गुजरती है, और सभी में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय चल रहा था, तो वहां पर कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अरावली को, किस क्षेत्र को अरावली को ये माना जाए कि ये क्षेत्र अरावली के अंदर आता है। तो जो 100 मीटर को लेके डिस्प्यूट था, उसमें भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किए थे। रिकमेंडेशन आप देखेंगे, पैरा 18 पढ़ लीजिएगा आप जजमेंट का। पैरा 18 में साफ साफ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। उसमें साफ लिखा गया है कि जो ऑलरेडी पट्टे चल रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए, उन पर भी खनन में रोक लगाई जाए। और आप मैपिंग कीजिए, मैपिंग करने के लिए ऑलरेडी वहां पर रेकमेंड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसी रेकमेंडेशन को मानते हुए आदेश जारी हुए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इंटरप्रिटेट किया गया, इसलिए उनको हस्तक्षेप करना पड़ा और अभी रोक लगानी पड़ी। राजकुमार शर्मा जी, ये तो मामला कुछ था ही नहीं प्रीति जी के हिसाब से। 30 लाख लोग फालतू फर्जिए अपना समय गंवा रहे थे इसमें। दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान के लोगों ने इकट्ठा होके ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती है, जैसा सोचने के लिए कहती है, वैसा हम नहीं सोचेंगे। सबसे पहले मैं आपके के न्यूज चैनल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज इतना अच्छा मंथन रखा है और बड़े ज्ञानी लोगों को आपने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सबका आभार है, सबका स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने आज आम जन की भावना को रखते हुए आज उस केस जो 20 नवंबर को जो का जो फैसला था उस पर स्टे किया है। और मैं तो राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की तमाम जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि सब लोगों ने इसको आंदोलन बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टे किया। और 21 जनवरी को जो सरकारें अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, मैं सभी सरकारों से और केंद्र से भी निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके अरावली को बचाने के पक्ष में आप वहां फैसला दें, वहां लिखित में अपना जो भी बयान देना हो दें। मैं आपके चैनल पे राजकुमार शर्मा, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूं। मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। मैं पूरी तरह मुतमईन हूं। ये 30 लाख लोग जो निकल पड़े हैं ना, अब किसी की हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई गुमराह कर सके। अब सब कुछ सही जाएगा। मैं आज ऐलान कर दे रहा हूं इस कार्यक्रम में।
दुर्गेंद्र जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, अभी भी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प ढूंढ रही है, आश्वासन नहीं दे रही है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अरावली का विकल्प मत ढूंढिए, आश्वासन करिए हिंदुस्तान के लोगों को कि हम अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे। ये अरावली हमारी आपकी नहीं है। मेरा यही सवाल है राजकुमार जी, प्रीति जी से मेरा यही सवाल था कि दुनिया भर के मसलों में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि भाई अपना आपका पुराना फैसला जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इस पे पुनर्विचार कर लीजिए। पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की इन्होंने। 20 नवंबर से मैं आ रहा हूं प्रीति जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य। 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं देखा है। और जब से दुर्गेंद्र जी ये फैसला आया 11 बजे से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनकंफर्ट फील हो रहा है। आज नहीं वो तो लेकर आए भाई, पूरा लेखा जोखा लेकर आए कि आप लोग गुमराह कर रहे हो देश को। बोलिए प्रीति जी, बोलिए। 20 सेकंड फिर मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं जी। ये 29 पेज का जो जजमेंट था लिखा हुआ था कि क्या रिकमेंडेशन थी, जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन थी। और पैरा 18 जिसने पढ़ा होगा उसको सब समझ में आ जाएगा कि रिकमेंडेशन क्या थी। माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि उन ऑर्डर इंटरप्रेट किया जा रहा है। आप देखिए, रिकमेंडेशन यही किया गया था कि जो पट्टे नहीं दिए जाएंगे, नए खनन नहीं होगा। प्रीति जी, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, पर्यावरण मंत्री जी आते हो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 20 तारीख का, उसको लोग गलत तरीके से बता रहे हैं, वो गलत तरीके से बता रहे हैं। हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ये 30 लाख लोग सड़क पर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, आप प्लान कीजिए, प्रॉपर प्लान बना के दीजिए, उसके बाद ही नया खनन होगा। ठीक है, अब ठीक है, मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, ठीक है। प्रीति जी, ओके ओके, ठीक है। राजकुमार जी और प्रीति जी, आप जरा रुकिएगा, ठीक है। थैंक यू प्रीति जी, आप बनी रहिए लगातार। महेंद्र सिंह, ये क्या घमंजा क्या है भाई? 20 और 29 के बीच ये क्या घमंजा है? और ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं साहब कि ये तो अरावली को 100 मीटर के अंदर सीमित कर देना चाहिए? कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं इस देश के पर्यावरण के दुश्मन बनी है? और दूसरी बात, जब पेड़ कटेंगे, पर्वत श्रृंखलाओं पर कब्जा होगा, तो अब 30 लाख लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी बात सुनी जाएगी। वरना आप देखिए, तमाम जंगल हैं देश भर में कट रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। महेंद्र सिंह जी, तो पहले ताकतों की बात कर लेते हैं कि कौन सी ताकतें थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया 100 मीटर वाली बात। तो ये ताकतें थी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभाग के सचिव, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके सबके प्रतिनिधि, जिनकी कमेटी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था एक कमेटी बनाई है, तो सरकार ने ये कमेटी बनाई थी। तो इन लोगों ने, ये महानुभावों ने बताया, और इन महानुभावों ने जैसा ये मैडम कह रही थी, रेफरेंस तो इन्होंने सही लिया, लेकिन वो अब रेफरेंस बहुत पुराना है जो 68 का ले रही हैं। उसमें एक रिचर्ड मर्फी साहब थे, वैज्ञानिक थे, जानकार थे, तो उन्होंने एक लैंड के मामले में एक सिद्धांत दिया था कि अगर 100 मीटर से नीचे रहें तो वहाँ पर वो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर की पहाड़ियाँ मानी जाएं। उसको किसी सरकार ने माना नहीं था। वसुंधरा राजे की सरकार आई राजस्थान में, तो उन्होंने इसको माना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं संक्षेप में कहूंगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया इस दलील को। एक बात और आ रही है कि 2010 में अशोक गहलोत ने भी क्या खनन के पट्टे किए थे, क्या ये भी बात आरोप लग रहा है कांग्रेस पर? सरकारें, राजस्थान की सरकारें करती रही हैं, क्योंकि इसमें 80% से 90% करीब अरावली हिल्स जो है राजस्थान में है। तो राजस्थान की सरकारें तो चाहती थी, सरकारें सब एक जैसी रहती, सरकारें चाहती थी कि कुछ इस तरीके से हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत पेश किया, तो इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने बी आर गवई की अध्यक्षता में जो बेंच थी, उन्होंने इसको फैसला दिया था। अब बात यह है कि इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग थे, सब IAS अधिकारी और सब IFS अधिकारी, ये सारे लोग थे, और इसमें एक एक्सपर्ट भी थे जो CEC में थे, जो CEC थी उसके एक्सपर्ट भी थे इसमें। अब आप ये सोचिए कि जो नेचुरल चीजें हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, ये सब चीजें ना, माउंटेन्स हैं, इनको सी लेवल से नापा जाता है। यहां इन लोगों ने बड़ा पेच किया कि सी लेवल से ना नाप के सड़क से ही नाप दिए क्या ये लोग? सड़क से धर के नाप दिए, पीता लगा के।
ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी और उन्होंने मर्फी साहब पे भरोसा कर लिया कि ये सिद्धांत इन्होंने दिया था और इसी को मान लो। अरे अच्छा हुआ आर्किमिडीज और न्यूटन का सिद्धांत नहीं ले आए कोई, नहीं इनको अपने सुविधा के लिए पता नहीं कितने कितने 200 साल पुराने वैज्ञानिकों का सिद्धांत ले आएंगे, मानेंगे नहीं है। आसपास के इलाके से वो सिद्धांत दिया कि आसपास के इलाके से 100 मीटर नाप लीजिए। अब इसमें इन लोगों को सारे आंकड़े पता थे, पहले सर्वे हो चुके थे कि 100 मीटर का आंकड़ा जैसे ही दोगे 90% अरावली हिल्स जो है पर्वतमाला ये उस दायरे में आएगी ही नहीं, यानी कि वो पर्वतमाला बचेगी ही नहीं अरावली हिल्स। माउंट आबू गुरु शिखर से लेकर के आप यहाँ मेरठ तक चले जाइए, हस्तिनापुर जिसको कहते हैं, वहां तक ये फैली हुई, इसमें 10% 9-8% बचेगी, केवल वही गुरु शिखर वाला वो इलाका बचेगा। बाकी पूरी जो रेंज है वो खत्म हो जाएगी, परिभाषा में ही नहीं आएगी। तो शुरुआत धीरे धीरे हुई, बहुत सिस्टमैटिक हुई कि परिभाषा बदल दीजिए, 2-3 साल 4 साल तक शांत रहे माहौल, उसके बाद इस तरीके की चीजें होंगी यहाँ पर, और फिर कहा जाएगा कि साहब हम तो पहाड़ों को तो बचा रहे हैं, पहाड़ों के लिए कानून भी ले लिया जाएगा। लेकिन जब ये अरावली हिल्स ही नहीं बचेगी तो बचाओगे क्या? तो सवाल ये है कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सरकारों ने धीरे धीरे इस पे काम किया, और वो जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने बाकायदे तथ्य सहित लाके कि कब कब कैसे कैसे सिद्धांत क्या हुए, उसी सिद्धांत के आधार पे आगे बातें बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में किया, क्या किया, 1 महीने का समय था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टडी की नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन उसको उन्होंने पारित कर दिया आदेश, और चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में हुई। ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वही आदेश लेके ये सरकारें कह रही थी भाई मैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हम तो बोल भी नहीं सकते, मुंह में टेप लगा लिया सरकारों ने, क्योंकि वो उन्हीं का था कि मन भावे मूड़ी हिलावे टाइप मामला था उनका। ये जो कमेटी थी दुर्गेन जी, ये बनाई हुई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कमेटी बनाने के लिए, सरकार ने कमेटी बनाई। तमाम आप देखें ना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के वन विभाग के सचिव हैं, ये कौन होते हैं? सरकारी अधिकारी, सबसे टॉप लेवल के। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन है? सरकारी अधिकारी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का एक मेंबर जाता है जो बाहर का होता है, एक्सपर्ट। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किसकी है? सरकार की है। तो ये जब ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके कन्वीनर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के, तो आप सोचिए ये सरकार का ही तो तंत्र है जो सुप्रीम कोर्ट को जाकर के बता रहा है। और ये जब बताते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि एम्पावर्ड कमेटी बड़ी कमेटी है, इसकी बात को मान लेते हैं। शायद ये गलती उनसे हुई कि उसको उन्होंने जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे, जो पर्यावरणविद हैं, उनके साथ इनकी बात को रखना चाहिए था, कमेटी को पब्लिक के सामने भी रखना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार का मामला नहीं है, ये इस देश का मामला, और इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है आप समझिए। ये बहुत बड़ा दिल्ली NCR और सबके लिए ऑक्सीजन का स्रोत है, नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण के लिए जो हमारा वेस्टर्न मानसून आता है, मतलब आपका ये समझिए कि हिंद महासागर से के बजाय भूमध्य महासागर से जो आता है, आप सोचिए उससे बारिश होती है, राजस्थान में इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो रेगिस्तान है हमारा राजस्थान का, वहां से जो बालू है, डस्ट है, वो सारी फिर इसको रोकता है ये पहाड़। हाँ, ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अब तो मरुस्थल बहुत हो जाएगा, अगर इसको उड़ा देंगे आप, इसको खत्म कर देंगे तो पूरा राजस्थान ही मरुस्थल में बदल जाएगा, दिल्ली तक मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पर्यावरण बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेंस फॉरेस्ट हैं और पूरे अगर कट जाएंगे। अभी भी दिल्ली NCR में अरावली हिल्स पे खास तौर पे आप देखोगे, गुड़गांव और इधर के इलाकों में, फरीदाबाद की तरफ, पूरा राजस्थान पूरा ये बहुत ज्यादा इस पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बहुत इसको काट के पूरी आबादी बस गई है। हाँ, खनन हो रहा है वहां पे, खनन हो रहा है, बहुत ज्यादा खनन हो रहा है। इस पे लगातार कोर्ट्स ने भी फटकार लगाई है, बावजूद इसके खनन हो रहा है। और आप सोचिए कि डेवलपमेंट के नाम पे लाखों हेक्टेयर जमीन, करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन 10 साल में 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन दी गई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है इस देश में। तो आप सोचिए कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते। हर जगह, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है इसमें, उत्तराखंड हो, सब जगह पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा, कोई सोच ही नहीं रहा। और जो 5 गुना पेड़ लगाने की बात है, एक जो पेड़, बड़ा पेड़ काटते हैं, एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं, सरकारें ये कहती है कि भैया अपनी अम्मा के नाम एक पेड़ लगाओ,
दुर्गे लाखों जी, पेड़ काटे डाल रहे हो, वो किसके नाम काट रहे हो, ये भी बताओ भाई। 5 पेड़ तो उसकी एक डाली के बराबर भी नहीं होते हैं, वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पूरा उत्तराखंड आप देख के आइए, जहां पर हाईवेज बन रहे हैं, या मध्य प्रदेश में, या कहीं भी, जहां अभी समीर जी बात कर रहे थे, बुंदेलखंड, पूरा बुंदेलखंड वीरान हो गया, ऐसा थोड़ी था। डेंस फॉरेस्ट थे। लेकिन आप कहीं भी देखिए, आप गोवा में देखिए, अभी आप देखिए एक और बड़ी बात, यूपी में जो कांवड़ यात्रा निकालने के लिए 30,000 से ज्यादा पेड़ काटने की सिफारिश की गई थी। अब आप सोचिए कि मतलब सेंसिटिविटी है ही अब नहीं इस तरह की बात करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे महेंद्र पेड़ों सिंह, के प्रति। मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह की बात आप करेंगे तत्काल राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे। प्रीति जी बोलिए जल्दी से, कुछ कहना चाह रही, फिर मैं जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। प्रीति जी दुर्गेश जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट था जिसमें उन्होंने प्लान तैयार करने के लिए बोला था, और जब तक वो प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक माइनिंग पर रोक लगाई गई थी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, उसके ऑर्डर को ही मिस इंटरप्रिटेट किया गया अरे तो आप लोग ठीक से बता देते प्रीति जी, उच्चतम न्यायालय को प्रीति जी हस्तक्षेप करना आपकी इतनी बड़ी मशीनरी है, आप ठीक से बता देते कि ये गलत कर रहे हैं लोग, गलत बता रहे हैं, ये लोग क्यों निकलते अपने घरों से, अपना समय क्यों बर्बाद करते? दुर्गेश जी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आदेश जारी कर दिया था। सारी माइनिंग पर रोक लगा दी गई थी, नए पट्टे जारी करने के लिए आदेश। तो ये लोग खामखा फिर आ गए सड़क पे, नहीं किए ये लोग खामखा आ गए, इस देश के तमाम लोग सड़क पे खामखा आ गए। अवैध खनन को रोकने के लिए उस पर आदेश ठीक दिया है, गया था कि ठीक है, ठीक है। मैं एक त्वरित टिप्पणी जल्दी से लेता हूं जस्टिस मित्तल साहब से। जस्टिस मित्तल, ये बताइए भाई, ये तो प्रीति जी कह रहे हैं कि कुछ था ही नहीं, खामखा हल्ला मच गया। जस्टिस मित्तल, देखिए महेंद्र सिंह जी ने पूरी स्थिति बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी है। और जहां तक सरकारों का सवाल है, देखिए सभी सरकारों में खनन माफिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। पर्यावरण हम सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जल हो। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करना चाहिए, करना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी टिप्पणी राजकुमार शर्मा अभी वो मानने को तैयार नहीं बीजेपी के नेता कि इसमें कहीं गड़बड़ था, वो कह सब कुछ ठीक था, आप लोग हल्ला मचाते रहे पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की है दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। ये वो एक नारा चलता है ना देश में, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है, इस देश में सब कुछ हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है झूठ बोलने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत छोटी सी टिप्पणी आशीष जी, ये जो अभी आप पूरी तरह मुतमईन नहीं है कि ये जो कदम है ये बहुत मतलब एक तरीके से ये बहुत उम्मीद नहीं जता रहा कि अरावली बचेगी। देखिए इस समय हमारे पास एक जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ा संकट उभर रहा है, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आने वाले 4-5 साल में ये और बहुत भीषण होगा। और इसके ट्रेलर्स अभी हमने उत्तराखंड हिमाचल में देखे हैं। और साथ ही साथ यदि हम इस तरीके से जो लोकल हमारा पर्यावरण है, या इस तरीके की जो हमारी बहुत पुरानी जिनको हमें संरक्षित करना चाहिए, यदि हम इनके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो हमारी जीडीपी अभी फिर भी मैं कह सकता हूँ एक सेटिस्फैक्टरी स्तर पर है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी वजह से जीडीपी पे भी बहुत बड़ा डेंट लगेगा। ठीक है, यदि ठीक है। एकता सिंह, एक युवा पर्यावरणविद के साथ नाते आप किस तरह देखती हैं, किस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? अभी महेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत सब चापर किए हैं शुद्ध भाषा में, अगर उत्तर भारत की भाषा में कहा जाए तो। देखिए मैं उन्हीं की बात को इको करूंगी। देश में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से अस्पताल भरते जा रहे हैं, अस्पताल खुलते भी जा रहे हैं और उसमें न जगह मिल रही है किसी को, न इलाज हो पा रहा है, ये साफ है कि हमारा पर्यावरण साफ नहीं है। और पर्यावरण को साफ रखने के लिए हमारी कोई पॉलिसी के तहत हम काम भी नहीं कर रहे हैं। वरना चंद कोयले के लिए, जब दुनिया में 80 के दशक में तकनीकी नहीं थी तो हम कोयले पे आश्रित थे, कोयले पे बिजली बनाते थे। लेकिन अब तकनीकी होने के बावजूद भी हम सोलर पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर आंकड़े देख लें तो यहाँ पीती जी हैं, वो बताएंगी। अगर आंकड़े की आपने पेपर रखा है तो वो आंकड़े भी दिखाइए कि किस तरीके से कोल पावर प्लांट के लिए लगातार जो है वो जमीनें दी जा रही हैं, जंगल दिए जा रहे हैं। तो अगर एक तरफ हम रिन्यूएबल पे
खर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें धीरे धीरे ये शिफ्ट बड़ा भी होना सवाल है कि चाहिए। भाई हम कोल पर क्यों जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, कभी इस पर चर्चा करूंगा। अंतिम टिप्पणी समीरात्मज मिश्र जी आपकी इस कार्यक्रम के, जल्दी से अनम्यूट करिए मिश्रा जी। ये बिल्कुल सही बात है कि ये पर्यावरण जैसा मुद्दा ये हम लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है, और उससे भी ज्यादा कि आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा मुद्दा है। ना तो ये राजनीति का मुद्दा है, ना कानून का मुद्दा है। विशेषज्ञों के अनुसार इनको कैसे बचाया जाना है, कैसे रखा जाना है, ये देखने की जरूरत है। इस पर कोई फैसला विशेषज्ञ ले, कानून इस पर कोई फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले की बात नहीं है। ये विवाद का तो विषय ही नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब इतना बड़ा मुद्दा ये गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, अब क्या होगा, सुनवाई में क्या चीजें आएंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये इस मुद्दे को इस आधार पर देखना चाहिए कि ये जीवन के लिए, लोगों के, मतलब जो केवल पूरा फ्लोरा एंड फौना जो कहते हैं कि मनुष्य और वनस्पतियों सब के लिए उनके जीवन से जुड़ा मुद्दा है। तो इस पर इस लिहाज से इस पर सोच विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई और बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारा निश्चित तौर पर रहा। वास्तव में ये कोई विकास या कोर्ट या सरकारों का सिर्फ मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है, पूरी मानवता का मसला है, पर्यावरण का मसला है। इसलिए ऐसे मसलों में बिना एक्सपर्ट की राय सरकारों को भी इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने से बचना चाहिए। और अरावली बचाने वाले जितने संगठन हैं, जितने युवा लोग हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। नमस्कार।